हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें हम आज जानेंगे कि इनकम टैक्स को की रिटर्न जो है वो कैसे फ़ाइल करनी है ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको गूगल लिखना होगा, गूगल क्रोम खोलना होगा। वहाँ पे आपको लिखना है गूगल क्रोम। जैसे आप खोलेंगे गूगल आ जाएगा, उसके ऊपर आपने लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पे इनकम टैक्स लॉगिन लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये आइकन दिखेगा इनकम टैक्स लॉगिन। ठीक है, इस पर ही जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप यूज़र आईडी देख रहे हैं, तो यूज़र आईडी दोस्तों आपको याद रखना है कि यूज़र आईडी जो होता है वो आपका हमेशा पैन कार्ड होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे पैन कार्ड डालेंगे, ठीक है, तो ये डिस्प्ले आ जाएगी। मतलब पैन कार्ड डालते ही यहाँ पे जैसे पासवर्ड आ रहा है, तो इसकी जगह ये आप देखिए पासवर्ड भी आप जैसे ही पैन कार्ड डालेंगे यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों याद रखना है कि जो आपके पास पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे डालना है। ठीक है। उसके बाद ये कैप्चर इमेज आ जाएगी, कैप्चर इमेज को डालेंगे आप। इसको डालते ही उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो लॉगिन करने जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये विंडो अपीयर हो जाएगी आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या रिटर्न भरने के लिए क्या करना है, ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आ जाता है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR। ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये विंडो आपके पास खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपका यहाँ पे पैन कार्ड आएगा और पैन कार्ड जब डालेंगे उसके बाद ये आएगा कि आपके कौन से साल का आप रिटर्न भरना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर जो है। ठीक है, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनेंशियल ईयर होता है 16-17 और उसका असेसमेंट ईयर होता है अगले साल का। ठीक है, 17-18। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये ITR फॉर्म नेम है, तो आपने 1 भरना है बिकॉज वी आर फिलिंग ए इंडिविजुअल रिटर्न। तो यू कैन सेलेक्ट हेयर ITR 1। ओके। जैसे भी ITR 1 सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप सबमिट बटन दबा दीजिए। सबमिट बटन दबाते ही यहाँ पे देखिए ये आपके पास डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये रिव्यू एंड सबमिट का जो बटन देख रहे हैं और सेव एंड ड्राफ्ट का देख रहे हैं दोस्तों। अब जैसे ही कोई आप इसमें आप कोई चीज़ फिल करते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने उसे सेव एज ड्राफ्ट करते जाना है। ठीक है। तो अब ये जनरल से इंट्रोडक्शन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं तो पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं आप आगे चलता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखिए पार्ट ए जर्नल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जर्नल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जो आपके पास पैन कार्ड में होता है वही यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये कंट्री देख रहे हैं और ये स्टेट देख रहे हैं, ये हमसे ये मांगेगा जो हमें देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये जो लाल डार्क से है ये अगर ये फिल करने बहुत ज़रूरी है। ये अगर ऑटोमेटिकली फिल है तो ठीक है, अगर नहीं फिल है तो इसे आपको फिल करने पड़ेंगे। ओके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना कंट्री कोड ले लेता, कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जब ये सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी आती है एम्प्लॉय कैटेगरी। तो दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर आप गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप सैलरी बेस प्राइवेट सेक्टर से है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, आप रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, इंडिया के आउटसाइड से हैं तो वो सिलेक्ट करना है। तो आपको अगर आप इंडियन हैं तो आप रेजिडेंट ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आती है रिटर्न फाइल। दोस्तों अगर रिटर्न आप ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट लिखना है। अगर आप उसके बाद अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं, मतलब एक बार रिवाइज़ भर चुके हैं आप और उसके बाद उसको रिवाइज़ कर रहे हैं दोबारा से, मतलब कि आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं तो उसको रिवाइज़ करना चाहते हो, आप रिवाइज़ करेंगे दोबारा से। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो यही बिफोर ड्यू डेट होगा। अगर आप उसे ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं तो यह सेक्शन 139 रीड विद सेक्शन 119 2B के अंडर आ जाएगा। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने ओरिजिनल भरनी है या रिवाइज़ करनी है। तो दोस्तों अगर रिवाइज़ करेंगे तो यहाँ पे रिवाइज़ आएगा, ओरिजिनल आएगा। ओरिजिनल हम भर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आर यू गवर्नमेंट बाय, तो यहाँ पे दोस्तों आप नो ही करें तो अच्छा है। ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे उसके बाद अगली जो विंडो आएगी वो इनकम डिटेल की आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इनकम डिटेल भरनी है। ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दोस्तों मैंने यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी भर दिया, जितनी मेरी इनकम आती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इतना इनकम भर दिया। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है कि अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं या फिर आपको कौन सी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। अगर आपको लॉस होता है तो लॉस हो जाएगा, गेन होगा तो गेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने भर देना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दोस्तों अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है दोस्तों? अगर आपकी इनकम कहीं से भी होती है इसके अलावा, अदर देन सैलरी, लाइक आपने कोई इंटरेस्ट आपको मिला, ठीक है, इसके अलावा आपने कोई ट्यूशन दे दी है, वहाँ से मिला आपको, या आपने कोई एफडी करा रखी है, वहाँ से इंटरेस्ट मिला है, तो दोस्तों यहाँ पे फिल करेंगे अगर आपकी अदर सैलरी के अलावा कोई और इनकम है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इनकम हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे एटीसी के अंडर डिडक्शन भर दी है। एटीसी के अंडर डिडक्शन आपकी पीएफ की आ सकती है, आपकी पीएफ की आ सकती है और आपकी रेंट की आ सकती है इसके अंडर। और ये एटीसीसी जो है ये भी पीपीएफ का है। अगर इसमें पीपीएफ है तो ये पीपीएफ है। तो एटीसीसीडी के अंदर भी मैंने कुछ डिडक्शन दे रखी हैं। इसको मैं आपको अपने वीडियो में सब ऑलरेडी समझा चुका हूँ कौन कौन सी डिडक्शन इज़ अवेलेबल है हेयर, ठीक है। तो इतनी सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ये देखिए ये इतनी सैलरी थी, ठीक है, और इतना हमने डिडक्शन कर दिया। तो उसके बाद जो है ये इतनी डिडक्शन आ गई, उसके बाद जो उस नेट सैलरी में से कट के इतना बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम है। तो दोस्तों मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पे कोई टैक्स नहीं आया है। अगर टैक्सेबल इनकम होती तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये खाली है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव ड्राफ्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते ही आप देखेंगे टैक्स डिटेल ही आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों टैक्स डिटेल का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ इस विंडो में। देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। अगर आपके कोई टैक्स काटा जाता है सैलरी से, तो यहाँ पे आप जो आपका कंपनी ने आपका टैक्स काटा है उनका टैन नंबर डालना है, ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालना है जिसने काटा है, और इनकम फ्रॉम सैलरी डालना है, सॉरी इनकम अंडर सैलरी और टैक्स डिडक्शन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी डाल देने हैं। और अगर आपकी सैलरी के अलावा और कहीं से आपको टीडीएस आपका काटा गया है तो वो डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं। अगर आप डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, अगर आप कहीं और से लेते हैं तो वो भी यहाँ भरना है। अगर आपने एडवांस टैक्स दे रखा है या पेमेंट कर रखी है तो यहाँ पे भरनी है, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं। तो इस टैक्स ये हमने कर लिया टैक्स डिटेल। उसके बाद हम आ गए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। तो दोस्तों टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम इनके अंडर है तो आप यहाँ भर सकते हैं। अगर आपके एग्रीकल्चर इनकम है तो भी यहाँ भर सकते हैं। तो आपको यहाँ डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कॉलम आ जाता है एक बैंक का। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपसे ये पूछता है कि बैंक डिटेल इन विच रिफंड इफ़ एनी शैल बी क्रेडिटेड। अगर आपका कोई रिफंड है तो आपके इस अकाउंट में आएगा जो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पे देंगे तो देखिए यहाँ पे पहले आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। ये बैंक अपने आप ले लेगा और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। और अगर आपने 9/11 से लेके 30/12 तक का कोई आपने कैश डिपॉजिट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे फिल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अदर बैंक अकाउंट डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट डिटेल का मतलब है कि अगर आपका उसके अलावा कोई और बैंक है तो आप उसे भी यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे दे देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, IFSC कोड डालिए, बैंक अपने आप आ जाएगा, अकाउंट नंबर आपने खुद डालना है। और अगर यहाँ भी आपने कोई कैश डिपॉजिट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप ये देख लीजिए हाईलाइट मैंने कर रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन आती है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके फादर का नाम, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आता है। तो दोस्तों इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे ये आ जाएगा ATG। तो यहाँ पे अगर आपने कोई डोनेशन दे रखी है तो इसको फिल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप आगे चलते जाइए, ठीक है। तो हम इसको आगे चले जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे हम आगे चलते हैं यहाँ पे ना रिव्यू एंड सबमिट है, बिकॉज ये लास्ट सेक्शन है ATC का। तो यहाँ पे हम रिव्यू एंड सबमिट पे सिलेक्ट करेंगे। तो रिव्यू एंड सबमिट के क्या मतलब है कि पहले रिव्यू करेंगे फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे जैसे रिव्यू पे क्लिक करते हैं
ये आपके पास स्क्रीन खुल के आती है। इसमें आपने जितना कुछ अभी तक भरा है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, फादर नेम, ये सारे। तो दोस्तों ये आपको चेक करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक दी है इसमें वो सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है तो ये सब कुछ करेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप सारा कुछ देखेंगे कि बैंक डिटेल, मेरे फादर का नाम, ये वो सब सही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन है, ये देखिए, इस पर क्लिक करिए। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी रिटर्न अपलोड हो जाएगी और आपके पास ये डिस्प्ले खुल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है योर रिटर्न हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली बट इज़ पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों पहले क्या होता था, जब हम इनकम रिटर्न भरते थे तो हमें इसकी कॉपी निकाल के उसके बाद उसे साइन करके एज ए उनके हेड ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भेजना पड़ता था और उसको भेजने में 4-5 दिन लगते थे और उसके बाद वेरिफिकेशन होने में 15 दिन लगते, 10-15 दिन लगते थे। उससे क्या होता था, अगर आपका कोई रिफंड है तो उसको आने में उसे काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना ये 4-5 ऑप्शन हमें दे रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं आजकल वो देते हैं, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP टू ई-वेरीफाई माई रिटर्न। तो ये सबसे बड़ा आसान तरीका आजकल हो गया है अपने रिटर्न को वेरीफाई करने का। इसका कारण क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आधार कार्ड का जो वो है, क्या कहते हैं उसे, पिन कोड आपके मोबाइल पे आता है, ठीक है। तो वो मोबाइल पे आएगा, अगर वो आपने डाला है इसका मतलब ये जो आपने रिटर्न वेरीफाई की है ये खुद किया। आप ये नहीं कह सकते कि ये रिटर्न मैंने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्प्ले अपेयर हो जाएगी कि प्लीज़ प्रोवाइड द OTP पासवर्ड इस एक्नॉलेजमेंट के अंदर। तो आपको जब भी आप पासवर्ड आ जाए तो आप उसको एंटर करेंगे और सबमिट टू आधार OTP कर दीजिए तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। जब ये आ जाए तो उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माई अकाउंट में जाके व्यू ई-फाइल फील्ड रिटर्न फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास ये विंडो खुल के आ जाएगी। तो ये विंडो खुल के आ जाएगी तो आप यहाँ पे आपका पैन कार्ड ऑलरेडी मेंशन होगा। तो आपको क्या लिखना है, इसमें से क्या चाहिए, ई-फाइल रिटर्न फॉर्म चाहिए। तो इस पर आप सेलेक्ट करके आप सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर होगा और आपने आज तक जितनी भी रिटर्न भर रखी है यहाँ पे वो सबका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको 16-17 का चाहिए असेसमेंट ईयर का। तो यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये रेड कलर का हो रखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। अब यहाँ पर रिटर्न लिखा है ये देखिए डाउनलोड स्टेटस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसे डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पे ये आपसे ये स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड मांगते ही आपने इसे पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं। दोस्तों इसे ओपन करने के लिए सबसे बड़ा पासवर्ड होता है आपका पैन कार्ड और आपकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अब इसको एंटर करने के लिए आपको मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, जब इसमें पासवर्ड आपने डालना है तो पासवर्ड में आपका पैन कार्ड हमेशा कैपिटल में ना होकर स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में जो स्लैश, हाइफन ये वगैरह होते हैं कुछ नहीं डालना है। आपने पैन कार्ड डाला, उसके बाद आपकी डेट बर्थ मान लीजिए 1/1/2001 है तो आपने क्या लिखना है 01012001, ठीक है। तो आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, सबमिट बटन दबाया तो देखिए ये मेरी रिटर्न जो है बन के आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप अमाउंट दिख रहे हैं इसे आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये गलती से कोई और आ गया तो, लेकिन आपकी जो रिटर्न है वो ऐसी ही आएगी, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपको इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों आप इस वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।